आपको एक तरीके से समीकरण दिया है, तीन संभावना, तीन केस बनता है जिसमें हल नहीं होता है, जिसमें अनेक हल होता है और जी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके हम लोग तीनों चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। साथ साथ अगर समीकरण में x का मान 0 रख देंगे सर, तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। डिवीजन करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तुम इसको वैसे ही बना देना जैसे हम बोले। का 4 भी है। तो नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैक एडवायर कोचिंग सेंटर में। मैं नित्यानंद कुमार आप सबके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th झारखंड बोर्ड चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का गणित का चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिकीय समीकरण। आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिकीय समीकरण। पढ़ाने का प्रारूप कुछ इस तरीके से है, जिस तरीके से हम लोग वास्तविक संख्या और साथ साथ में बहुपद को किए हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ दो चर वाले रैखिकीय समीकरण को करने वाले हैं। इस वीडियो का मकसद झारखंड बोर्ड 2025 के विद्यार्थी जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए चीजों को आसान कर देना। आसान करने का मतलब भाव है कि एक अंदाजा, एक आकलन लगाना कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल सवाल पूछे गए थे, क्या संभावना है, किस किस तरीके के टॉपिक इससे आते हैं, और साथ साथ में उसके बाद हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को, उसके चीजों को पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। एक तरह से मानिए कि एक ही वीडियो में आप दो चर वाले रैखिकीय समीकरण का वो हर हिस्सा पढ़ लेंगे जो झारखंड बोर्ड 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और वीडियो हो जाएगा। आपको तैयारी उसी प्रकार करना होगा जिस तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आप जब 2023 के प्रश्न, 2024 के प्रश्न को आप देखते हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है इस तरीके से कि 1 नंबर का 3 क्वेश्चन जो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, जिसमें पहला क्वेश्चन है k का मान जब हल नहीं हो। आपको एक तरीके से समीकरण दिया है, तीन संभावना, तीन केस बनता है जिसमें हल नहीं होता है, जिसमें अनेक हल होता है और जिसमें एक हल होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है। इस तरीके से तीन संभावना होता है। तीन संभावना में एक संभावना है हल नहीं होना, उसमें आपको k का मान पूछा गया है। दूसरी ओर ग्राफ से 3 कंडीशन के प्रश्न, वही 3 कंडीशन जो आपको बताया जा रहा है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। जब बोले कि अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और साथ साथ में अगर हम बोले कि बहुत सारा सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ग्राफ से संबंधित प्रश्न आपको पूछा गया था। साथ साथ में संगत और असंगत के प्रश्न, जिसको बोलते हैं संगत को कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के प्रश्न आपको पूछे गए थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो संपूरक कोण के बारे में एक प्रश्न था। संपूरक कोण मतलब आपके पास होता है 2 ऑप्शन। संपूरक किसको कहते हैं? संपूरक और पूरक। संपूरक कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और पूरक कोण कहते हैं जिस दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री है संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक होता है। इसी तरीके से जब आप 2023 के प्रश्न को जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन रेखाओं के आलेख पर है, मतलब रेखा आपको खींचा हुआ मिलेगा, 2 रेखा मिलेगा, 2 लाइन मिलेगा। अब 2 लाइन या तो कट करेगा मतलब कि एक हल बनाएगा, या तो वो आपस में समांतर होगा मतलब पैरेलल होगा, या एक दूसरे के ऊपर होगा मतलब कि एक दूसरे पर कोलिनियर होगा। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे चीज में आप कैसे इसको हल करेंगे? 3 कंडीशन का प्रश्न आता है, वही फिर से क्वेश्चन है। 2 समीकरण को हल कैसे करते हैं उसका प्रश्न है। P का मान निकालना है जब समीकरण हल होगा
तो आपको पी का मान निकालना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो ग्राफीय विधि से आपको क्वेश्चन को हल करने को बोला गया था, वो है 2023 में। साथ साथ 2022 में जब आप चीजों को देखते हैं तो 1 मार्क्स का आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन मिला है, जिसमें 3 कंडीशन वाला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, 2 समीकरण को हल कैसे करना है, संगत और असंगत मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, हल होने की संख्या ज्ञात करना है, मतलब कि अगर मान लो 2 रेखा आपस में कट करेगा तो कितना हल मिलेगा, कितना संभावना है, वो के का मान आपको निकालना है जब अद्वितीय हल हो मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो। असंगत पर रेखा का आरेख कैसा होगा, जब असंगत होगा तो रेखा का आरेख कैसा होगा, इसके बारे में। तो कुल मिला के आप देख लिए 2024, 2023 और 2022 का प्रश्न। अब आप इन तीनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको तो वक्त लगेगा, लेकिन हमको वक्त नहीं लगेगा चीजों को प्रारूप को बनाने में। तो इसका महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो शुरुआत होगा आपका 3 कंडीशन पर। अब 3 कंडीशन पर संभावना, एक आप बताएंगे रेखाओं का आरेख, मतलब ग्राफ ऑफ लाइन। दूसरा आप बताएंगे गणितीय सूत्र, मतलब मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है संरेखी, संरेखी नहीं हम बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ था वहां पे, संगत और असंगत, संगत और असंगत, मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इससे प्रश्न मिलते हैं आपको। फिर ग्राफीय विधि से हल, और फिर बस इतना काफी है। आप ये मान के चलो कि आपके पास इससे संबंधित प्रश्न होंगे जो बोल रहे हैं। अभी जितना भी तारीख है देख लो, जिस तारीख को वीडियो अपलोड हो रहा है देख लो, और फिर जब प्रश्न आएगा उसके बाद आपको ये टॉपिक हम लिख दिए हैं और पढ़ा भी देंगे। आप इसके बाद फिर एग्जाम से पहले पढ़ लो तो ये यूज हो जाएगा, और एग्जाम पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए देखते हैं तो बताइएगा कि आपका सवाल यहां से मैच किया था कि नहीं। पूरा संभावना है कि इससे सवाल आएगा और इसी तरीके का सवाल आएगा। आप देख रहे हैं मेनली यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखने वाला, बाकी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पैटर्न तो आपको पता चल ही गया क्योंकि क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर दिए। तो एक एक करके हम लोग तीनों चीजों को पढ़ते हैं। चलो आओ 3 कंडीशन के बारे में बोलते हैं। उस 3 कंडीशन को सबसे पहले समझने के लिए जब हम लोग नाम लिखते हैं ना, 2 चर वाले रैखिकीय समीकरण, इसका मतलब यह होता है कि एक रेखा का समीकरण जिसमें 2 चर है, तो हम मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक बात है, यह है आपका 2 चर वाला रैखिकीय समीकरण जहां x और y
चर है। चर है मतलब वेरिएबल है। चर का मतलब होता है वेरिएबल और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, सही है। अगर हम लोग इस बात को समझ गए सर कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये दो चर वाले रेखीय समीकरण है, इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया सर कि यह समीकरण किसी रेखा मतलब लाइन को प्रदर्शित करता है। बढ़िया, सही बात है कि वो जो दो चर वाले रेखीय समीकरण है वो किसी रेखा को प्रदर्शित करता है। और रेखा किसको कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं, जो दोनों दिशा में बढ़ रहा हो, जिसका कोई अंत ना हो। अब अगर हम तुलना करें किसी दो रेखा की, यदि a1x b1y और c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो दो रेखाओं के समीकरण है, के समीकरण हो, तो तीन संभावना बन सकती है। वह कौन कौन संभावना है सर? पहला संभावना है कि दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा, आपस में समांतर होगी। और तीसरा, एक दूसरे के ऊपर ही चलेगी। एक के ऊपर दूसरी रेखा चल रही है। तीन संभावना। ठीक है, ये बात समझ में आया। और कोई संभावना तो है ही नहीं, तीन ही संभावना है। अब अगर इस तीनों संभावना में देखें तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि यह प्रतिच्छेद की, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट, यह समांतर रेखा है मतलब पैरेलल, और यह संरेखी रेखा है, एक ही रेखा पर है मतलब कोलिनियर। ये तीन संभावना आपको देखने को मिल गया। आपको ये तीन संभावना देखने को मिल गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप यहां बात कर रहे हैं इंटरसेक्ट, तो ध्यान ये रखना है कि इंटरसेक्ट जब हो तो देखो कहां कितना बार कट किया, एक बार। एक बिंदु पे कट किया तो मतलब लिखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक हल, एक हल मिलेगा, एक मान मिलेगा, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, दूसरा चूंकि समांतर है, पैरेलल है, तो देखो कहीं कट नहीं रहा है, तो हल ही नहीं मिला। तो इसमें लिखेंगे हल नहीं हो मिलेगा, हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल ही नहीं मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं कटेगा तो कहीं हल ही नहीं मिलेगा, मतलब नो सॉल्यूशन। संरेखी एक दूसरे पे ही चढ़ चढ़ के जा रहा है, हर एक बिंदु पे ही हल मिल रहा है, मतलब अनंत हल मिलेगा, अनंत हल। मतलब इसको बहुत सारा भी बोल सकते हैं,
बहुत सारा हल मिलेगा, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन नहीं, यहाँ हर बिंदु पे ही सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए बहुत सारा सॉल्यूशन। तो इसको देख के हमको नहीं लगता है कि कोई तकलीफ होना चाहिए आप सभी को। अगर ये दोनों कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक हल मिलेगा। प्रतिच्छेद ही नहीं किया तो हल ही नहीं मिलेगा। और एक के ऊपर एक चल रहा है, मतलब हर बिंदु पे ही कहीं ना कहीं वो टच कर रहा है, सट रहा है, तो इसमें अनंत हल मिलेगा। अब ध्यान ये रखना है कि यहां पे जब हम बोले हैं A1 A2 A3, जब यहां पे हम बोले हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको अलग से समझ के रखना है। और अंतिम में बोलना है कि अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं बराबर होगा B1 बटा B2 के, नहीं बराबर होगा C1 बटा C2 के। मतलब ये इनका अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा। अगर एक भी हल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। साथ साथ अगर संरेखी है, अनंत सॉल्यूशन है, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होगा। ये आपको सारे बातों को एकदम कंठस्थ कर लेना है। एक बार में सब चीज लिख दे रहे हैं, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बढ़िया। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेगा तो एक समझो कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर ही खत्म हो रहा है। अगर हम ये बात समझ गए सर, बहुत अच्छे। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे A1 बटा A2 ये सब बराबर नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है सर कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, C1 बटा C2 बराबर नहीं है। और यहाँ बहुत सारा सॉल्यूशन के लिए बोला जा रहा है कि सब बराबर है। तो दो गो इधर वाला याद कर लो कि कोई बराबर नहीं है तो एक सॉल्यूशन, और इधर वाला याद कर लो कि सब बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा हमको एक बात बताओ कि यहां पे अल्टीमेटली अगर पूरी तरह से देखें तो किसमें हल मिल रहा है? तो सर हल मिल रहा है इस छोर में और इस छोर में, यहीं पे सॉल्यूशन मिल रहा है। भले सॉल्यूशन एक में एक ही है और दूसरे में बहुत सारा है, लेकिन सॉल्यूशन मिल रहा है, बीच वाले में नहीं मिल रहा है। तो ध्यान देना, जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा, सुनो मेरी बात, जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं संगत, और उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब रट लो इस चीज को, जितना बात बताया गया। जिसमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे संगत, मतलब कंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। ठीक है। अब इस पूरे चीजों को थोड़ा सा हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से समझ लो, 2 सेकंड 3 सेकंड में याद करने का प्रयास करो, क्योंकि अभी इसको पार कर देगा, याद भी नहीं कर पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा मामला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से अपने दिमाग में ये चीज लाओ, ये जो माइंड मैप है ना, इसका कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, अच्छे से इसको लिख के याद कर लो, 2 4 बार रिपीट कर लो, बस करना इतना ही सा है। ठीक बात। चलो यहां तक हम लोग समझ गए। तो अब देखो मामला हम लोग क्या क्या कर लिए, पढ़ क्या क्या लिए। अगर हम ध्यान देंगे सर, तो हम लोग तो सब पढ़ ही लिए। हम 3 कंडीशन पढ़ लिए सर। ये देखिए, रेखाओं का आरेख भी पढ़ लिए, गणितीय सूत्र भी पढ़ लिए, और संगत असंगत भी पढ़ लिए। हर एक तीनों बात के बारे में हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ लिए हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, अपने मन में भी बोलना,
जब प्रतिच्छेद करे, दो रेखा आपस में जाके टकरा जाए, मिल जाए एक जगह, तो प्रतिच्छेद करता है, तो अद्वितीय हल होता है। मतलब A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 बराबर नहीं है सर। बढ़िया। अगर दो रेखा आपस में कभी ना मिले तो सर समांतर बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के। और सर तीसरा है कि जब एक ही रेखा पे दूसरा चढ़ के जा रहा हो रेखा, तो उसको हम लोग संरेखी बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। मतलब बहुत सारा आंसर होगा, बहुत सारा हल होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब अनुपात आपस में बराबर नहीं होंगे सर। और ध्यान ये रखना है सर कि अगर हल मिल रहा है, जो आप देख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अद्वितीय हल और अनंत हल में आपको सॉल्यूशन हल मिल रहा है, इसलिए आप उसको बोलेंगे सॉल्यूशन का मतलब हल निकालना हुआ। हल मिल रहा है इसलिए उसको हम लोग संगत बोलेंगे, मतलब कंसिस्टेंट बोलेंगे। और बीच वाले में चूंकि कोई हल नहीं मिल रहा है तो उसको असंगत बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इस तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं और खत्म कर लेते हैं। तो फटाफट से चीजों को अब हम लोग देखें। थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लो। देखो, ये तो हम करेंगे बाद में। हाँ, क्या लिखा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है समीकरण इतना और समीकरण इतना के अद्वितीय हल है, तो P का मान ज्ञात करें। ऐसा सवाल ही ज्यादा आएगा, हम बता दे रहे हैं। तो यहां A1 का मान सर 4 है, B1 का मान P है और C1 का मान सर 8 है। यहां देख के बताओ बाबू, A1 का मान 2 है, यहां A2 का मान 2 है, B2 का मान 2 है, C2 का मान सर 2 है। अगर अद्वितीय हल है सर तो आपस में सब बराबर नहीं होंगे। अगर आपस में कोई बराबर नहीं होंगे तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के। तो अगर हम देखें सर एक एक करके, तो 4/2 बराबर नहीं होना चाहिए P/2 बराबर नहीं होना चाहिए 8/2 के। मतलब 2 दूनी हो गया और 2 चौके हो गया। मतलब 2 बराबर नहीं होगा P के और बराबर नहीं होगा 4 के। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो P बराबर 4 नहीं होना चाहिए, P बराबर 4 नहीं होना चाहिए। खत्म कहानी। कितना सुंदर सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे देखो, ऐसा ही सवाल ज्यादा आता है बाबू। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, संगत असंगत का भी प्रश्न आता है। ये तो क्वेश्चन जानबूझ के दिए हैं सिर्फ समझाने के लिए। देखो, इतना बात हो गया। इसमें हम लोग एक चीज और इंपॉर्टेंट के तौर पे ये लिख सकते हैं कि दो समीकरण का हल, हालांकि ये ठीक है लिख दिए, ये भी है। बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, पहले आता था अब कम आ रहा है, लेकिन हम लोग हर संभावना को देखेंगे। अब हमारे पास बचता है ये वाला और ये वाला। ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे और दो समीकरण का हल कैसे होगा। देखो बाबू, जैसे हम यहाँ पे एक प्रश्न उठाएं, ये देखो, जैसे आपको समीकरण 2 दे दिया, अब आपको बोल रहा है यहाँ पे ग्राफ के मदद से आपको हल करना है, x मान का y निकालना है, xy का। तो सुनो, नोट, अगर ये है तो साथ साथ में आपको ग्राफ मिलेगा, ग्राफ मिलना चाहिए तभी हल होगा। ठीक है, अब अगर ग्राफ मिलेगा तो उसमें ऐसा जो डंडा होता है उसको बोलते हैं x अक्ष, और ऐसा जो डंडा होता है उसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, और उसमें जो छोटा छोटा डंडा होता है
वहां पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ भी -1, -2, -3, -4, इस तरीके से लिख देते हैं। लिखा हुआ पहले से नहीं रहता है, लेकिन बना हुआ रहता है, तो आप लिख लीजिएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले आपको एक बक्सा बनाना है। ठीक, इस बक्से में एक जगह लिखना है x और एक जगह लिखना है y। अब सुनो, अपने मन से सोचो, यहाँ पे आपको एक एक करके देखना है। सबसे पहले इसके लिए बक्सा बनाए, किसके लिए? तो सर बनाए हम 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 के लिए। चलो बताना ना, ध्यान से देख के बताना। x का मान अगर हम सर 0 रख देंगे इस समीकरण में, x का मान 0 रख देंगे सर, तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। 0 होगा तो सर y का मान कितना हो जाएगा? -6 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे 6। अब दूसरी बार y का मान 0 रख देते हैं सर, तो y का मान 0 रख देंगे तो यहाँ 0 हो गया, ये -6 उस तरफ जाएगा तो 6 हो जाएगा। x के साथ 2 गुना में है तो उधर भागा में जाएगा तो 6/2, अगर करेंगे तो 3, तो यहां हो जाएगा 3। तो हमारे पास मिला कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 पहला, और दूसरा है x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0। तो पहले आओ, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 5 और 6 बना देते हैं। कहाँ हो गया? तो यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है वो कौन है? 0,6। दूसरी ओर x का मान 3 है सर, तो y का मान 0 है। तो x का मान सर 3 है तो y का मान 0, मतलब यही ना हो गया, x का मान 3 तो y का मान 0। ठीक है, आप इस दोनों को जहां आप बिंदु को दर्शाएं, एक स्केल लेना और इसको एकदम ऐसे करके खींच डालना लंबा सा, और उस समीकरण को लिख देना। वहां कौन है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक बात। उसी तरीके से अब दूसरे समीकरण में आओ, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। इसके लिए फिर से वही डब्बा बनाओ, x और y। अब बताओ, अगर हम x का मान 0 रखे सर, तो x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, ये -2 उधर गया तो +2, और माइनस उधर गया तो 2, तो ये -2 हो जाएगा, बच जाएगा। अब सर y का मान अगर हम 0 रख दे, y का मान 0 रखे सर, ये पूरा 0, ये -2 उधर जाएगा तो +2, और ये 2x है तो 2 अगर उधर गया तो 2/2 1 हो जाएगा सर। जानबूझ के हम इसको बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसको तुमको कॉपी में करना ही पड़ेगा। अगर तुम गणित बना रहा है क्लास 10th का, तो ये जोड़ घटाव अगर नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा सा अपने आप में चिंता का विषय है। अब देखो, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, मतलब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2, तो सर यहां पे आएगा। दूसरी ओर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, तो ये आएगा सर 1,0। इसको अब हम लोग मिला देंगे स्केल से। अब तुम जब अच्छे से बनाएगा ना, तो कहीं तो कट करेगा, और जो कट करेगा वहां देख लेना कि x का मान क्या है और y का मान क्या है, उसको यहां लिख देना, और जो मान आएगा वही तुम्हारा हल होगा। मतलब हल x का मान पहला वाला डब्बा, जो यहां लिखेगा उसको यहां लिखना है, और y का मान दूसरा डब्बा। मतलब यहां जो मान लिखेगा वो यहां लिखेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से चीज को कर लिए।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो खुद से ट्राई करना, मेरे साथ साथ ट्राई करना, जैसे जैसे ये वीडियो को रखो सामने और ट्राई करते जाओ, ठीक है? बना के देखो कि बन रहा है कि नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। अब एक हम जो अंतिम में जोड़े थे वो है तुम्हारा इस तरीके का प्रश्न, दो समीकरण को हल करने का प्रश्न। तो जानबूझ के ऐसा सवाल हम दे के रखे हैं तुम लोगों को कि इस तरीके का सवाल पहले आता था। तो देखो आपको क्या करना है, हालांकि इस चीज को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हल करने को देता है। तो कोई भी विधि आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, विधि आजकल देना बंद कर दिया है। तो ध्यान दो, ऐसे सवाल को बनाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले करना कि माना कि 1/x बराबर m है और 1/y बराबर n है। तो क्या होगा सर, ये 2m हो जाएगा क्योंकि 1/x को सर हम m लिख दिए हैं, और ये 3n हो जाएगा बराबर 13। ये सर 5m हो जाएगा -4n बराबर -2 हो जाएगा। अब हमको इसको हल करना है, ठीक है? तो इसको हल करने का भी 3 विधि हम लोग पढ़े, ठीक है? अलग अलग विधि है। हम तुमको एक सामान्य सा जो तुमको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए वो विधि यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अगर मान लो आएगा एग्जाम में, तो तुमको चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो तुम इसको वैसे ही बना देना जैसे हम बोले। देखो क्या दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है सर, और यहाँ दिख रहा है 5। तो पूरे में गुना 5 कर दो नीचे वाला, और इस पूरे में 2 गुना कर दो ऊपर वाला देख के। क्या होगा बताओ? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 13 बचे 65। 2 को गुना करो, 10 माइनस का 8 और माइनस का 4, इतना कर दिए। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब अगर हम माइनस कर दे तो ये प्लस का सर माइनस हो गया, माइनस का सर प्लस हो गया, और माइनस का प्लस हो गया, दोनों को घटा दिए तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 15 और 8 हो जाएगा 23, और 65 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 59। तो n का मान हो जाएगा 59 नहीं है 69 है। 69/23 3 बार में कट जाएगा, तो हमको मिल गया n का मान 3। अब n का मान मिल गया 3, तो किसी एक में रख दो, इसमें रख दो। तो अतः 2m प्लस 3n बराबर 13। तो 2m प्लस 3 गुना 3 बराबर 13, मतलब 2m प्लस 9 बराबर 13, मतलब 2m बराबर 13 माइनस 9, मतलब 2m बराबर 13 में 9 गया 4, मतलब m बराबर 4/2, मतलब कि 2। तो m का मान आ गया सर 2 और n का मान आ गया 3। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है? बढ़िया। तो एक विधि हम तुमको बताए हैं, इस तरीके से तुम इस प्रश्न को भी जब बनाएगा तो तुम मान लेना m बराबर 1/√x, और यहां मान लेना। अच्छा एक चीज है इसमें हम ये बताना भूल गए, यहां पे देखो तुम m का मान निकाला है, x का मान तो निकाला नहीं है, तो तुम यहां लिखेगा या लिखेंगे या लिखिएगा या लिखेगी m बराबर 2। m का मान कितना है? 1/x है, तो रख दो। तो x का मान कितना हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमको तो m और n नहीं निकालना है, हमको x और y निकालना है। और n बराबर हो जाएगा 3। n का मान कितना है? 1/y बराबर 3, मतलब y का मान 1/3। तो x का मान 1/2, y का मान 1/3। ये हमारा आंसर। ऐसे हम लोग को चीजों को सॉल्व करना है। देखो अगर मान लो इस प्रश्न में देखेंगे
तो आपको m का मान 1/√x करना है और n का मान 1/√y करना है और इसको हल करना है, उसी विधि से कर देना और ये बताना करके कि बना कि नहीं बना। जब भी वीडियो देखो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रश्न भी पीछे आता था, ठीक है, 2011 में। अब ये सब सवाल को बहुत कम कर दिया है, इस तरीके का प्रश्न अब कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम चीजों को बता सकते हैं और बता देते हैं। देखो, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है। ध्यान से समझना, अगर मान लो एक नाव है तो धारा का प्रवाह को अगर हम u मानते हैं या फिर इसको v मानते हैं और नाव की चाल को u, ये किलोमीटर प्रति आवर होगा या मीटर पर सेकेंड होगा, जो भी होगा, दोनों का इकाई सेम होना चाहिए। तो इसके साथ दो संभावना है। वो संभावना क्या क्या है? पहला संभावना है कि नाव बड़ा मेहनत कर रहा है पानी में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि धारा का प्रवाह ऐसा है, उल्टा है, तो इसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपस्ट्रीम। वही दूसरी ओर अगर नाव है, ये समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, और ये धारा के सही मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, यहां पे ध्यान देंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल है तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये बात समझ में आ गया होगा। धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, मतलब धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा डायरेक्शन, धारा के अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन। अब सुनो मेरी बात बाबू, चूंकि नाव का चाल u है और धारा का चाल v है, तो मिलाकर, दोनों को मिला के जो हमको कुल यहां वेग बनने वाला है वो बनेगा u माइनस v। कुल वेग क्या बनेगा? u माइनस v, कुल वेग। वही चीज दूसरी ओर, अगर धारा, देखो u है नाव की चाल और धारा की भी चाल v है, तो यहां जो कुल वेग बनेगा वो है u प्लस v। साथ दे रहा है ना, साथ निभाना साथिया, साथ साथ चलेंगे। तुम थोड़ा धक्का लगाओ, हम भी थोड़ा धक्का लगाते हैं, खूब धक्का लग गया, तो कुल यहां पे हमारा कुल वेग बन गया u प्लस v, किलोमीटर प्रति आवर। यहां u माइनस v, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यही चीज प्रश्न में पूछा है, देखो ध्यान से। प्रश्न बोल रहा है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब ये वाला कितना है, u माइनस v का मान सर 30 किलोमीटर चलता है। किलोमीटर है कि पता नहीं कितना, u माइनस v के बारे में बात कर रहा है, मतलब हम लोग जब वेग के बारे में बात करेंगे तो वो होगा u माइनस v। दूरी कितना हो रहा है? दूरी हो रहा है सर 30 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है सर 10 घंटा, 10 आवर, तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर की धारा प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा के चाल तथा नाव की स्थिति, स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए।
तो देखो बाबू, ये सवाल सुनो, वैसे विद्यार्थी जो पढ़े हुए हैं वो ही इसका रिवीजन कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सवाल आने का संभावना कम होता है। बहुत समय बाद अगर पूछेगा भी तो टफ करना होगा, तब पूछेगा, ठीक है। तो 13 घंटे में, सबसे पहले इधर आ जाते हैं, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। कुल समय यहां लिख देते हैं, दूरी 30 किलोमीटर गई, ठीक है। और वही चीज वेग इन दोनों के अनुकूल है। अनुकूल है मतलब कौन सा है, u प्लस भी, और u प्लस भी है तो कुल कितना दूरी तय कर रहा है, तो दूरी का तय कर रहा है सर 44 किलोमीटर। और कुल समय कितना ले रहा है, कुल समय ले रहा है 10 आवर। वही दूसरे चीज के बारे में बात किया जाए तो बोल रहा है 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब जब वेग प्रतिकूल है, मतलब u माइनस भी है, तो दूरी, वो कितना दूरी तय कर रहा है, वो दूरी तय कर रहा है 40 किलोमीटर। कितना, 40 किलोमीटर। और अनुकूल, अनुकूल मतलब जब वेग अनुकूल है, मतलब u प्लस भी है, ये है ना अनुकूल, तो दूरी वो कितना तय किया, 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। तो अब सवाल पूछ रहा है तुमको कितने समय में, समय बोला है, कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा सर 13 घंटा, मतलब 13 आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि धारा की चाल, मतलब u के बाद v के बारे में बोल रहा है, और नाव की स्थिर पानी पे चाल, मतलब u का मान बोल रहा है। u का मान निकाले और v का मान निकाले, ये है दिया हुआ मान। अगर दिया हुआ मान आपको पता है तो अब सवाल को आप बना सकते हैं। देखो थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे समझना। समय कुल कितना है, समय है सर कुल 10 आवर, मतलब हमको पता है कि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, सही है सर। मतलब ये सर कि अगर हम समय का मान निकालते हैं तो हमको दूरी में वेग को भागा लगाना पड़ेगा तो समय मिलेगा। तो देखो बाबू, सबसे पहले इसको देखो, इससे अगर हम समय निकाले तो 30 में u माइनस भी भागा कर देंगे तो इस वाले का समय निकल जाएगा कि कितना समय लगा, और प्लस इस वाले का अगर हमको समय निकालना है तो ऊपर देखो दूरी बटा वेग, मतलब 44 में जब हम u प्लस भी कर देंगे तो समय मिल जाएगा इसका, और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय कितना बोला था सवाल, 10, मतलब यहां 10 हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण सेम काम करो, चलो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 13, बताओ क्या लिखेंगे, मन में सोच के बोलो जल्दी से। 40 u माइनस भी प्लस 55 u प्लस भी बराबर कितना दे के रखा है 13। हाथ खत्म हो गया। अब हमको दो चर वाला समीकरण मिल गया, अब हमको इस हल करना है, तो जो हम तुमको सिखाए थे वो काम करना है। माना कि 1/u माइनस भी m है और 1/u प्लस भी n है, तो क्या हो जाएगा समीकरण बताओ, तो हो जाएगा 30m प्लस 44n बराबर 10, और यहां हो जाएगा 40m प्लस 55n बराबर 13। क्या अब इसको हल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं सर, चलो आओ हल भी करते हैं इसको। हल कैसे होगा, तो हम लोग इसमें 4 से गुना कर देते हैं सर, और इसमें 3 से गुना कर देते हैं, तो समान हो जाएगा ये दोनों।
4 तिया 12, 120m, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और 16 और 1 17, n बराबर 40। अब 3 का गुना करें तो 120m प्लस यहां हो जाएगा 5 तिया 15, 15 16, और 13 तिया 39। सही बात है, ठीक है। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, सर ये कट गया, इसको घटाएंगे तो एक, यहाँ एक, n बराबर इसमें करेंगे तो 1 आएगा। तो n का मान आ गया सर 1/11। बहुत अच्छे। जैसे हमको पता चल गया सर कि n का मान 1/11 है सर, तो किसी एक में रख देते हैं। मान लो ऊपर वाले में रखे, 30m प्लस 44 है, 44, n बराबर 10, तो 30m प्लस 44, n का मान 1/11 मतलब 11 भागा में लग जाएगा, बराबर 10, 11 1, 11 चौके 44, तो 30m का मान 10 माइनस 4 मतलब 30m का मान 6, मतलब m का मान सर 6/30 मतलब 1/5। ओहो वाओ, तो हमारे पास m का मान आ गया सर 1/5। अब हमको ये बात जैसे पता चला सर, m आप 1/u माइनस भी लिखे थे सर, तो m का मान यहाँ 1/5 बराबर 1/u माइनस भी होगा सर, मतलब u माइनस भी बराबर 5 हम निकाल लेंगे। अब n का मान निकालना है, तो सर n का मान 1/11 है, n का मान कितना है, n का मान देखो वहां पे n का मान कहाँ है, 1/11, और वहां ऊपर मान के रखे हैं सर ये तो u प्लस भी है, मतलब u प्लस भी का मान अगर हम निकालते हैं सर तो 11 हो जाता है। ये है समीकरण संख्या 2, समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 2। अब फिर से समीकरण संख्या 1 और 2 को हल करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण संख्या 1 और 2 को, u माइनस भी बराबर सर 5 है, u प्लस भी बराबर 11 है, तो दोनों को जोड़ देंगे सर। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो घटाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कट जाएगा तो 2u हो जाएगा, और 11 और 5 16 हो जाएगा, मतलब u का मान 16/2, तो यहां आ जाएगा u का मान 8। सब किस में था, मीटर में था, किलोमीटर में था, या किस में था, वो देखो क्वेश्चन देखो, देखो किलोमीटर में था और आवर में था, तो मतलब आंसर किस में आएगा, किलोमीटर आवर, क्योंकि वेग है ना। हम्म किलोमीटर प्रति आवर। अब भी का मान निकालना है, किसी एक में रख देते हैं सर, चूंकि u प्लस भी बराबर सर 11 होता है, तो 8 प्लस भी बराबर 11 होता है, तो भी बराबर 11 माइनस 8 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या बोले थे, u बोले थे नाव की चाल, तो नाव की चाल है सर 8 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हम लोग बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। अगर इस चैप्टर से आएगा तो 4-5 नंबर से कम का नहीं आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन जो हम तुमको ये बात बता के रखे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है वो समझना। इस तरीके का सवाल बहुत समय से नहीं दे रहा है, लेकिन भी एग्जाम में आ सकता है अगर कभी टफ क्वेश्चन देना हो। तो कंक्लूजन ये हो गया कि हम लोग फाइनली चीज को कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बोले तो इंपॉर्टेंट आपके पास यही तीनों चीज था। ये जो 3 बात आपको बताया गया था वो बात आपको इंपॉर्टेंट था, ये वाला आपको रिवीजन कर लेना है फटाफट से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी से खूब क्वेश्चन आता है, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन। और अगर
3 नंबर और 5 नंबर का सवाल अगर डालना होगा तो ये सब सवाल आपको 5 नंबर में मिलेगा, ये सवाल आपको 5 नंबर में मिलेगा, 3 नंबर का सवाल ऐसा सवाल आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को द एंड किए। 2 चर वाला रैखिक समीकरण आपका समाप्त हो जाता है। एक बात सुन लो, इसको देखो, सिर्फ अंतिम वाला पार्ट आपको लग सकता है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे अभी तक तो दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज आपको पीछे वाला जिसे क्वेश्चन आ रहा है अभी उसमें दिक्कत तो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम से भी पहले इसको जरूर देखना। अगर आप झारखंड बोर्ड 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए, बताइए, और हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए। 2025 एग्जाम होने के बाद ये सारे वीडियो को पलट के आप देखिएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि इससे संबंधित प्रश्न जरूर ही होंगे। थैंक यू।